आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना सरकार ने राज्य में 6.68 लाख वंचित परिवारों की पहचान की है जो नए राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, जिनकी एक सूची राज्य के सभी जिला प्रतिनिधियों को भेज दी गई है। परिवारों की इस सूची में 11,65,052 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य 20 से 24 जनवरी के बीच आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ग्राम और बस्ती सभाएं आयोजित करेगा, जिसके बाद जिला कलेक्टरों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अंतिम सूची की पुष्टि की जाएगी, जो 26 जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। तेलंगाना में इन राशन कार्डों के जारी होने से कांग्रेस सरकार द्वारा आरोग्यश्री 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपए के गैस सिलेंडर और छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति सहित अन्य योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए राशन कार्ड जारी करना और इंदिरा घरों को मंजूरी देना 26 जनवरी को सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली 4 योजनाओं में से एक है। प्रभाकर ने स्पष्ट किया है कि चल रही सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह से नए राशन कार्डों के वितरण के लिए है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने घोषणा की है कि महबूबनगर जिले में 100 करोड़ रुपए का सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से MRI मशीन लगाई जाएगी और उगादी से सेवाएं शुरू की जाएंगी। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं जल्द ही महबूबनगर में उपलब्ध कराई जाएंगी। शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्री ने सुझाव दिया कि सिविल कार्यों, उपकरणों और अन्य सेवाओं के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अलग अलग प्रस्ताव तैयार किए जाएं। नरसिम्हा ने निष्कर्ष निकाला है कि ये समितियां किसी भी समय निरीक्षण के लिए आ सकती हैं और यदि वे उस समय ड्यूटी पर नहीं हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रम में 3053 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 2651 आवेदन इंदिरा आवास योजना से संबंधित है। इंदिरा आवास योजना के अलावा 111 आवेदन पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित हैं, 100 बिजली विभाग से संबंधित और 55 राजस्व से संबंधित मुद्दे हैं और 96 अन्य विभागों से संबंधित हैं। तेलंगाना योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और आवेदन प्राप्त किए। उन्होंने प्रजा भवन में आए लोगों से उनकी समस्याएं पूछी। PRS के विधायक टी हरीश राव द्वारा दायर RTI याचिका से पता चला है कि 2024 में प्रजावाणी में प्राप्त 37.11% शिकायतें अनसुलझी हैं। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर अभी से ही राजनीतिक विषाद बिछने शुरू हो गए हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई है कि उनकी पार्टी इस साल के अंत में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। हैदराबाद के सांसद ओवैसी संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पटना आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और विधायक बनेंगे। MIM के अन्य दलों के साथ गठबंधन करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बस इंतजार करें और देखिए क्या होता है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से उसने 5 पर जीत दर्ज की थी। ये सभी सीटें सीमांचल की थी, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। हालांकि 2 साल के बाद 2022 में ओवैसी को झटका लगा था। उनकी पार्टी के 5 में से 4 विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया था। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में MIM एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर भाजपा की प्रदेश यूनिट की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति की पीठ को बताया कि ये पहली बार है जब मामले में सुनवाई हो रही है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान अखबारों में झूठे विज्ञापनों के माध्यम से पार्टी की छवि को खतरे में डाला था। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने मानहानि मुकदमे की वैधता को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की और PMLA कोर्ट में लंबित कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी और भाजपा को तत्काल नोटिस जारी किया।
ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य खिलाफ चल रहे मामले में 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपए बताया गया है। ये संपत्तियां उन व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ईडी ने ये कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा दर्ज भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए MUDA द्वारा अधिकृत 30 एकड़ 16 कुंटा जमीन के बदले अपनी पत्नी BM पार्वती के नाम पर 11 पॉश साइटों के रूप में मुआवजा लिया। MUDA द्वारा अधिग्रहण मूल्य करीब 3,24,700 रुपये और पॉश साइटों का मूल्य करीब 56 करोड़ रुपए है। इस प्रक्रिया में पूर्व MUDA आयुक्त DB नटेश की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कर्नाटका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख से ज्यादा घर आवंटित किया जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हमने कर्नाटका को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 7.5 लाख घर दिए हैं। कर्नाटका ने मशीनीकरण योजनाओं के लिए अधिक धनराशि मांगी गई है, जिसमें किसानों को कृषि मशीनीकरण के लिए सब्सिडी दी जाती है। मैंने उनसे पहले जारी किए गए धन का उपयोग करने के लिए कहा है और हम अतिरिक्त धन जारी करने के लिए करेंगे। मुझे खुशी है कि कर्नाटक के हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, RD मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और हमारे लैंड रिसोर्सेज का जो काम देखते हैं मंत्री जी, वाटर शेड और बाकी काम देखते हैं, उनके साथ आज कर्नाटक के इशूज पर विस्तार से चर्चा हुई है। मोदी सरकार कर्नाटक की जनता की सेवा में अपनी योजनाओं के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज ही हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले भी हमने कर्नाटक को सितंबर में मकान अलॉट किए थे। उसके अलावा आज भी 4 लाख से ज्यादा मकान हम फिर से आवंटित कर रहे हैं। मैं पत्री साथ में लाया हूं और इस साल अकेले इसी वित्तीय वर्ष में, इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लोग लगभग 7.5 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्नाटक को दे चुके हैं। मुझे विश्वास है कि समय पर फंड रिलीज करके गरीबों के घर बनाने का काम कर्नाटक में होगा। एग्रीकल्चर की अलग अलग स्कीम के तहत भी हमने अलग अलग फंड यहाँ रिलीज किए हुए हैं। कुछ योजनाओं में जिसमें मैकेनाइजेशन की योजना है, जिसमें कृषि यंत्रीकरण के लिए किसानों को सब्सिडी पे कई तरह के लाभ देते हैं, उसके लिए कर्नाटका ने और कहा है कि कुछ फंड्स और अगर रिलीज हो जाएं तो हम मैकेनाइजेशन के लिए भी पहले रिलीज किए गए फंड का यूटिलाइजेशन मैंने ये कहा कि आप कर लीजिए, हम अतिरिक्त फंड भी रिलीज करने का काम करेंगे। आत्मा योजना में स्टाफ के बारे में कर्नाटका ने कहा है तो हम उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ और उपयोगी सुझाव दिए हैं सीड एक्ट के बारे में, पेस्टिसाइड की क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, उस पर भी हम लोग गंभीरता से विचार कर ही रहे हैं। तो हम लोग चाहे एग्रीकल्चर का मामला हो, वाटर सेट के लिए आज ही हमने 97 करोड़ रुपया, क्योंकि पहले के फंड्स यूटिलाइज हो चुके हैं, हमने फिर से रिलीज करने का फैसला किया है। लैंड रिकॉर्ड के बारे में कुछ सुझाव और मंत्री जी ने दिए हैं, उन पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। हमारे लिए जनता की सेवा भगवान की पूजा है और कर्नाटक और देश का विकास सर्वोपरि है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित कर्नाटक बने, ये हमारा संकल्प है और उसको पूरा करने में केंद्र सरकार की तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।